हेलो एवरीवन, हम कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के एमसीक्यू कर रहे थे तो 156 तक हो गए थे। अब हम देखते हैं आगे। तो अब हम आ जाते हैं 157 पर। तो 157 क्वेश्चन कह रहा है, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। यह प्रावधान किस संविधान के किस अनुच्छेद में दे रखा है? तो ये दे रखा है 48A में। अब आ जाते हैं 158 कहता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो ये कौन से संविधान के कौन से आर्टिकल में बताया गया कि कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग अलग होंगे? तो ये बताया गया है आर्टिकल 50 में। अब आ जाते हैं 159। ये कहता है, मूल कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में वर्णित हैं? जो मूल कर्तव्य हैं वो कौन से पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें दिए गए हैं? तो ये 44A में है, पार्ट 4A में। अब आगे कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य के बारे में विस्तृत रूप से बताता है? कौन सा अनुच्छेद है जो मूल कर्तव्य के बारे में बताता है? तो ये बताता है आर्टिकल 51A। अब आ जाते हैं हम आगे। अब कह रहा है, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अधीन वर्णित है? तो कौन सा मूल कर्तव्य है जो 51A में दे रखा है? तो ये इसमें बता रहा, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदेशों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। पहला, अब इसमें बताया गया है, भारत के प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उस अछूतता रखे। तो ये भी सही है। फिर आ जाते हैं सीसी बताता है, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे। तो ये सभी आते हैं। तो 51A में ये सभी मूल कर्तव्य में आते हैं। अब आगे क्वेश्चन आता है। तो आगे कहता है, यदि माता पिता संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें, यह मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? कौन सा संशोधन हुआ था जिसमें ये कहा गया था 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने के लिए बताया गया? तो ये बताया गया है हमारा 86 में ये जोड़ा गया था, ये मूल कर्तव्य। अब आ जाते हैं 163। तो 163 कह रहा है, संघीय कार्यपालिका की शक्ति निम्न में से किसमें निहित है? जो संघीय कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित है? वो राष्ट्रपति में निहित है। आगे आते हैं, फिर कहता है, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से कितनी अवधि तक पद ग्रहण करता है? तो ये 5 ईयर तक करता है। फिर आ जाते हैं आगे बता रहा है क्वेश्चन, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, ये भी ठीक है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, ये भी ठीक है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्त हो, ये भी ठीक है। तो उपरोक्त सभी में आ जाएगा ये। अब देखते हैं आगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 166 पे। तो ये कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो कौन से वाले आर्टिकल में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा? तो ये बताया गया है 161 में, आर्टिकल 61 में। अब आ जाते हैं 167। ये कह रहा है 167 कह रहा है, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार या लवकरण की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो कौन से आर्टिकल में जो राष्ट्रपति है वो किसी की सजा को कम कर सकता है, लघुकरण कर सकता है और क्षमा कर सकता है? ये कौन से आर्टिकल में बताया गया? तो ये 72 में बताया गया है। अब आ जाते हैं 168 कह रहा है, राष्ट्रपति को उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश, मृत्यु दंडादेश है, उसका प्रलंबन, विराम या परिहार अथवा दंडादेश के निलंबन अथवा क्षमा करने की शक्ति निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्गत दे रखी? तो ये 72 में दे रखी है। आगे आते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान दिया रखा है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल बताता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी? तो ये बताता है 76। फिर आते हैं आगे, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, 76 के फर्स्ट क्लॉज में बताया गया है। अब आ जाते हैं आगे, भारत के महान्यायवादी अपना पद कितनी अवधि तक के लिए धारण कर सकता है? तो कितनी अवधि तक के लिए महान्यायवादी अपना पद धारण करेगा? तो ये कह रहा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक कर सकता है। ये 76 के क्लॉज 4 में कहा गया है। अब आगे कहता है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई निम्न में से किसके नाम से
किसके नाम से की जाएगी, तो किसके नाम से की जाएगी, राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। जो भारत सरकार की समस्त कार्रवाई हैं, कार्यपालिका की कार्रवाई हैं, वो किसके नाम से की जाएंगी, राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। आगे आते हैं 173 कहता है संसद का गठन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है, तो ये 79 में है। फिर बताता है राज्यसभा का कहाँ है, तो 80 में है। फिर बताता है लोकसभा का कहाँ है, आगे वाला क्वेश्चन बताता है, तो ये बताता है 81 में है। तो पहले बता दिया संसद का, फिर बता दिया राज्यसभा का, फिर बता दिया लोकसभा का। अब आगे वाला क्वेश्चन बताता है 176 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना और गठन से संबंधित प्रावधान कौन से आर्टिकल में दे रखे हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 बताता है। अब आगे देखते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन कहता है 177 भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद द्वारा अधिक संख्या निहित नहीं करती है तब तक कितने न्यायाधीश से मिलकर बनेगा, तो ये 30 बता रहा है, पर अब 34 हो गए हैं। अब आ जाते आगे, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, तो ये राष्ट्रपति करेगा। फिर आते उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में राष्ट्रपति निम्न में से किसके परामर्श लेने के लिए बाध्य है, तो मुख्य न्यायमूर्ति का। मतलब सुप्रीम कोर्ट में अगर मुख्य न्यायमूर्ति की करेगा तो फिर राष्ट्रपति करेगा, अगर उसके अलावा और न्यायमूर्तियों की करेगा तो फिर जो और न्यायाधीश है उनकी करेगा तो मुख्य न्यायमूर्ति की परामर्श से करेगा। फिर आ जाते हैं आगे, फिर कह रहा है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकता है, तो ये 65 वर्ष तक। फिर आता है 181 कहता है क्वेश्चन उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति से संबंधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद जा सकता है, मतलब अपना त्यागपत्र कैसे दे सकता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, तो दे सकता है राष्ट्रपति को। फिर आगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति में निम्न में से किन अर्हताओं का होना आवश्यक है, तो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो पहला बता रहा है वह भारत का नागरिक हो तथा किसी हाईकोर्ट का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, ये भी ठीक है। फिर कह रहा है किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, ये भी ठीक है। फिर कह रहा है राष्ट्रपति की राय में पारंगत विद्वता हो, तो ये बता रहा है फिर उपरोक्त सभी अर्हता होनी चाहिए। फिर बता रहा है आगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, तो कौन से आर्टिकल में, तो 124(4) से 124(5) तक है, तो ये आर्टिकल बताए गए हैं। अब आ जाते आगे, वन 184 कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को निम्न में से किस आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है, तो किस आधार पर हटाया जाता है, सिद्ध कदाचार के आधार पर और असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। फिर बता रहा है आगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए महाभियोग का समावेदन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कितने बहुमत द्वारा समर्पित होना चाहिए, तो ये बता रहा है 2/3 बहुमत द्वारा होना चाहिए। फिर आगे बताता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है भारत क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकार के समक्ष अभिवचन का कार्य करने को रोकता है, तो ये कौन सा आर्टिकल रोकता है, तो ये 124 का क्लॉज 7 रोकता है। अब आ जाते आगे, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, कोई कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति है उसकी नियुक्ति का प्रावधान कहाँ दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 126 में दे रखा है। अब आ जाते आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, कौन सा आर्टिकल कहता है कि जो उच्चतम न्यायालय होगा वो अभिलेख न्यायालय होगा, तो 129 कहता है। फिर आ जाते आगे, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच संवैधानिक विवाद के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, तो क्या प्राप्त है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अब आगे, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, डिग्री या अंतिम आदेश की अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134(a) के
अधीन प्रमाणित कर देता है कि क्या प्रमाणित कर देता है, तो ये पॉइंट दे रखे हैं। इस मामले में विधि का महत्व का कोई सारवान प्रश्न अंतर्लित है तो होगी। फिर कह रहा उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है, मतलब ये दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब आगे कह रहा है उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय डिग्री का अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में तब तक नहीं होगी जब तक, कब तक नहीं होगी, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे, संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक नहीं होगी। फिर आगे कह रहा है 192 दंडित विषयों पर उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में समाविष्ट है, तो कौन से अनुच्छेद में दे रखा है, तो 134 में दे रखा है। फिर कह रहा है अनुच्छेद 134 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी दंडिक कार्रवाई में दिए गए निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील निम्न में से किस प्रकार से हो सकती है, तो किस प्रकार से हो सकती है, तो उच्चतम न्यायालय के प्रमाण पत्र के बिना और उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र से, मतलब दोनों प्रकार से हो सकती है। फिर आगे फिर कह रहा है निम्न में से किन मामलों में उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बिना उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है, तो ये कौन कौन सी कंडीशन में हो सकती है, तो ये पॉइंट दे रखे हैं। जो पॉइंट बताता है आर्टिकल 134, तो पहला बताता है जहां उच्च न्यायालय ने अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी अभियुक्त व्यक्ति की दुष्कृत्य के आदेश को उलट दिया हो तथा उसको मृत्युदंड दे दिया हो, तब भी कर सकते हैं। फिर आ जाता है जहां उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ न्यायालय के किसी मामले का विचारण करने के लिए अपने पास मंगा लिया हो और अभियुक्त को स्वयं मृत्युदंड दे दिया हो, तो हम दोनों कंडीशन क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं आगे। आगे कह रहा उन मामलों में जिनमें उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्धि के आदेश को उलट दिया, मतलब दोषसिद्धि का आदेश था उसे पलट दिया और उसको रिहाई का आदेश दे दिया, इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती, तो इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होगी। अब आगे फिर आगे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 134A कौन से संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो कौन से संशोधन था उसके द्वारा जोड़ा गया, तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। फिर कहता है 194 कह रहा उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र दिए जाने का प्रावधान दिया गया है, तो अनुच्छेद 134A में दे रखा है। अब देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन कह रहा है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, तो ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है, तो 136 में। फिर कह रहा है 136 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय का अधिकरण द्वारा उसी वाद या मामले में पारित किए हैं उपरोक्त सभी सत्य, मतलब किसी निर्णय अवधारण की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है, ठीक है, ये भी ठीक है। फिर कह रहा है किसी डिग्री की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है, ये भी ठीक है। फिर कह रहा है किसी दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है, तो उपरोक्त सभी ठीक हैं। अब आ जाते आगे। तो कह रहा क्या सशक्त बलों से संबंध किसी विधि के अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण के निर्णय आदि से अपील की विशेष इजाजत दी जा सकती है, तो नहीं, ऐसी इजाजत नहीं दी जा सकती। फिर कह रहा है 201 में कह रहा है उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दे रखा है, तो ये पुनर्विलोकन का प्रावधान शक्ति दे रखी है 137 में। अब आ जाते हैं आगे। भारतीय संविधान में नया अनुच्छेद 139 ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आगे आते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को दूसरे उच्च न्यायालय में कुछ मामले के अंतरण की तथा उच्च न्यायालय से कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट में मंगाने की शक्ति दे रखी है, तो ये कौन से आर्टिकल में दे रखी है, तो ये आर्टिकल दे रखा 139A, काफी इम्पोर्टेंट है ये। फिर आ जाते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसके आवेदन पर उच्चतम न्यायालय उस उच्च न्यायालय या उन उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामले या मामलों को अपने पास मंगाएगा, तो कब मंगाएगा, तो कह रहा है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम से भारत के महान्यायवादी के आवेदन पर किसी पक्षकार द्वारा दिए गए आवेदन पर उपरोक्त सभी प्रकार से मंगा सकता है। कैसे मंगा सकता है, उपरोक्त सभी प्रकार से मंगा सकता है। आगे के MCQ आगे वाली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।